हेलो फ्रेंड्स। हम लोग हिस्ट्री का जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं मौर्य काल के बारे में, मौर्यन पीरियड। तो इसके बारे में हम लोग बेसिक चीज़ को हम लोग समझेंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए जो महत्वपूर्ण होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें कि आप आसानी से बना सकते हैं। तो मौर्य काल में देखें तो मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास में सबसे बड़ा एक साम्राज्य था। ये प्राचीन भारत के एक शक्तिशाली और महान राजवंश था यहाँ पर मगध में। और मौर्य वंश ने भारत पर 321 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक यानी लगभग 137 यानी लगभग 137 सालों तक इसने शासन किया। और इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे संस्थापन हुआ था इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो हम लोग आगे क्या पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की मदद चाणक्य ने किया था, जिसका दूसरा नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है, और जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसमें कि उन्होंने जो मौर्य काल के समय की शासन व्यवस्था के बारे में उसमें वर्णन किया गया था। मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ था और ये पूरा बिहार और बंगाल में उसमें स्थित है। उस वक्त इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और मंत्री चाणक्य की मदद से की थी। उस समय मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य था और उस पर नंद वंश का शासक था। हम लोग इसको देखे हैं कि लास्ट में घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने उस पर अपना कब्जा कर लिया था। अब हम लोग बात करें इस वंश के बारे में, तो इस वंश में प्रमुख शासक के रूप में यही थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में आए बिंदुसार और फिर अशोक। ये तीन जो शासक है मौर्य वंश के एक स्तंभ के रूप में है। मतलब इनके समय में मौर्य शासन जो है यानी मौर्य जो है कला या फिर प्रशासन काफ़ी शिखर पे था। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 साल की उम्र में, मात्र 25 साल की उम्र में मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में की थी। इसमें इसकी सहायता की थी चाणक्य ने, जिसके बारे में हम लोग पहले बात किए हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य को बाद में प्रधानमंत्री बना दिया गया था। इसी ने अर्थशास्त्र लिखी जिसका संबंध राजनीति से। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, बेसिकली मौर्यन पीरियड के समय में कैसे शासन व्यवस्था था, तो उस समय का राजनीति के बारे में वर्णन था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कि स्टूडेंट कन्फ्यूज कर सकते हैं। इसने भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। इसका उत्पत्ति के बारे में विद्वान और प्राचीन ग्रंथ में इसको अलग अलग मतभेद है। कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये शूद्र था, या कुछ लोग इसको ब्राह्मण से अलग हटके, यानी इसको लेकर बहुत सारे मतभेद हैं। जैन और बौद्ध ग्रंथ में इसको क्षत्रिय कहा गया है, तो ब्राह्मण साहित्य में इसे शूद्र कहा गया है। वहीं विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस था, विशाख दत्त का जो लिखा हुआ मुद्रा राक्षस, इसमें उनमें विशल यानी निम्न कुल का कहा गया था, जिसमें कि शासन क्वालिटी था। तो शासन क्वालिटी के कारण उसको और निखार करने की जरूरत थी, तो उसको चंद्रगुप्त मौर्य को निखार करने में कौटिल्य की बहुत बड़ी भूमिका रही। और उन्होंने अपना दीक्षा देकर और वो घनानंद को हरा के फिर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय जो है वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। और इसने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और इसके बारे में भी कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो संलेखना मतलब होता है एक वैसी विधि होती है जिसमें कि लास्ट समय में कोई भी व्यक्ति अपना शरीर को त्याग करता है, तो वो चाहता है कि उसके शरीर का एक एक अंश पे किसी न किसी का उसका फ़ायदा हो, और वो अपना भूख प्यास के कारण अपना दम तोड़ देता है और उसका शरीर को जो है ना, जो चील कौवे होते हैं उन लोग खाते हैं। तो एक तरह से कहा है तो संलेखना विधि है जो कि जैन धर्म में अपने शरीर को त्याग करने का एक तरीका है। तो चूँकि जैन धर्म इन्होंने अपना लिया था, तो इस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य के माना जाता है कि श्रवण बेलगोला नामक स्थान पे उन्होंने अंतिम समय बिताया, वहीं पर उनका मृत्यु हुआ उस संलेखना के द्वारा। मेगास्थनीज द्वारा जो लिखा हुआ पुस्तक था इंडिका, हम लोग सभी जानते हैं इंडिका के राइटर थे मेगास्थनीज, और इसमें जो है मगध के शासन प्रणाली के बारे में बहुत सारी चीज़ इसमें वर्णन किया गया है। जिसके अनुसार देखें, सम्राट जब जनता के सामने जाता था उस अवसर पर एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती थी, और इस शोभा यात्रा को एक जश्न के रूप में मनाया जाता था कि आज जो महाराज हैं, सम्राट हैं, वो जनता के सामने जा रहे हैं। 305 BC 305 जो बिफोर क्राइस्ट, इसका युद्ध जो है सीरिया के साथ सेल्यूकस निकेटर से होता है, और जिसके को चंद्रगुप्त हरा देता है और फिर उसके बाद में उससे संधि कर लेता है। इस युद्ध या संधि और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलिना से विवाह का जो जानकारी है वो एपियानस के द्वारा दिया गया है। क्या
कि चंद्रगुप्त जो है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है, चंद्रगुप्त उससे संधि करता है, हरा देता है, और संधि के बाद में सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री है हेलेना, उससे चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह कर दिया जाता है। सेल्यूकस निकेटर अपने राजदूत जो मेगास्थनीज था उसको मौर्य दरबार में भेजता है। मेगास्थनीज अपने विवरण में पाटलिपुत्र का जिक्र पॉलीब्राथा के नाम से करता है। ये भी कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्थनीज अपने विवरण में पाटलिपुत्र का नाम किस नाम से वो जिक्र करता था, अपना जो बुक था। तो इंडिका जो लिखा था उसमें पॉलीब्राथा पाटलिपुत्र को कहता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में लगभग 12 वर्ष का अकाल पड़ा था और चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन को त्याग कर अपने गुरु भद्रबाहु के साथ में वो दक्षिण भारत चला गया था, जिसके पहले हम लोग बात की है श्रवण बेलगोला, जहाँ पर श्रवण बेलगोला नामक स्थान पे संलेखना पद्धति वही है, संलेखना पद्धति द्वारा उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह पहला शासक था जिसने अकाल से निपटने के लिए अन्नागार की स्थापना की थी। तो ये प्रीलिम्स के लिए ये भी महत्वपूर्ण है, जिसने अकाल से निपटने के लिए अन्नागार की स्थापना की थी। अब उसके बाद में आता है बिंदुसार। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है और यह चंद्रगुप्त और दूध यानी घनानंद की पुत्री का संतान था। यह पैदा हुआ था तो उसके मस्तक पे बिंदु था और जिसकी वजह से इसका नाम बिंदुसार पड़ा। यह सिजेरियन या सर्जरी तकनीक द्वारा पैदा हुआ था और यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है, अन्य पुराण में वारिसार और जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। इसके संबंध भारत से बाहर मिस्र और सीरिया तक था। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनेमिकस नामक राजदूत जो है वो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसको लेकर कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। अब हम लोग बात करें तो सीरिया के शासक एंटियाकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में इसको हम लोग अन्य राज्य से और संबंध में देख ले तो बिंदुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 चीज़ को मांग किया था, जिसमें क्या था 3 चीज़। एक था सूखा अंजीर, दूसरा था अंगूरी मदिरा और तीसरा था दार्शनिक। मतलब बिंदुसार जो है सीरिया के शासक जो एंटियोकस प्रथम था उसे 3 चीज़ की मांग किया था। 3 चीज़ मांगी थी, सूखा अंजीर, अंगूर का मदिरा और दार्शनिक। तो इसमें बताया गया है कि एंटियोकस प्रथम ने सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा तो भिजवा दिया है, लेकिन दार्शनिक की बात पे उन्होंने इसका विरोध किया, बोला और दार्शनिक देने से साफ साफ मना कर दिया। उसका लॉजिक ये देता है कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद में आता है अशोक। तो बिंदुसार के बाद में उसका पुत्र अशोक 273 में वो बीसी में यानी 273 ईसा पूर्व में मगध का शासक बनता है और इसका विधिवत राज्याभिषेक जो है वो 269 बीसी में होता है। राजतरंगिणी मतलब इसके लेखक कौन थे? कलहन। तो राजतरंगिणी के अनुसार अशोक प्रभाव में शैव था, मतलब शिव के अनुयायी इस तरह से कह सकते हैं। प्रारंभ में शुरुआत में सिंहली अनुश्रुतियाँ यानी दीपवंश और महावंश के अनुसार निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था और मोगालीपुत्तिस के प्रभाव से अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया था। वहीं दिव्यावादन के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित उपगुप्त ने किया था। तो चूंकि इतिहास है तो इसको लेकर अलग अलग लोगों का अलग अलग इस पर राय होता है, जैसे जैसे रिसर्च होता है उस पर अलग अलग इस पर चीज़ें निकल के सामने आती है। तो इस सब के अनुसार अशोक के बारे में ये सब चीज़ कहा गया। तो कई बार क्वेश्चन इससे पूछता है कि मोगालीपुत्तिस के प्रभाव से अशोक बौद्ध धर्म बने थे। दिव्यवादन के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित उपगुप्त ने किया था। तो बहुत बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है, अधिकांश में ही रहता है कि उपगुप्त ने ही अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। पुराणों में इसको अशोक वर्धन कहा गया है, दीपवंशी में करमौली कहा गया है और जैन अनुश्रुतियों के आधार पर अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध साम्राज्य पे अधिकार किया था। और अगर सिंहली अनुश्रुति माने तो उसके आधार पर माना गया है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। जो हम लोग जनरली कहानी में भी सुने हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके वो सिंहासन प्राप्त किया था। ये सिंहली अनुश्रुति में लिखा गया, इसको ध्यान में रखिएगा। इस सिंहली अनुश्रुति के आधार पर यह बताया गया है, लेकिन अगर जैन अनुश्रुति देखें तो उसके आधार पर बोला गया है कि अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध में साम्राज्य पर अधिकार किया था। भारतीय इतिहास में अशोक अपने शिलालेख के लिए बहुत फेमस था और इसने अधिकतर जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा है। ये भी प्रॉब्लम आता है, मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। सिर्फ 2 अभिलेख जो है शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में है। मतलब
अशोक के समय के जितने भी शिलालेख थे वो सभी ब्राह्मी में लिखे हुए थे। अभिलेख जो था ब्राह्मी लिपि में था। सिर्फ 2 अभिलेख ऐसे थे, एक था शाहबाजगढ़ी का और एक मानसेहरा अभिलेख। ये दोनों खरोष्टी लिपि में हैं। और इसका सबसे प्रसिद्ध अभिलेख था वो था 13वां शिलालेख, जिसमें कि उन्होंने कलिंग युद्ध के बारे में उसमें वर्णन किया गया था। और इसके बारे में हम लोग जाने तो अशोक के शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की। शासन प्राप्ति के 14वें वर्ष उन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। और अशोक की राजकीय घोषणाएं लघु स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण की जाती थी, लिखी जाती थी, जबकि गुहा अभिलेख धार्मिक और धार्मिक सहिष्णुता के परिचायक था। 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी ग्राम की यात्रा किए थे। लुम्बिनी हम लोग जानते हैं कपिलवस्तु, गौतम बुद्ध, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। और लुम्बिनी गए थे तो चूँकि बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे तो लुम्बिनी गए थे, तो वहाँ जाने के बाद में उस गांव को करमुक्त घोषित किया गया था। और सिर्फ 1/8 भाग जो टैक्स था उस गांव को करमुक्त कर दिया गया था। और उसके आसपास का जो एरिया था उसको 1/8 माने कर काफ़ी कम कर दिया गया, टैक्स काफ़ी कम कर दिया था। अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ी में, बराबर की पहाड़ी कहाँ है, ये गया के पास में है, तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। इसका निर्माण अशोक के द्वारा ही माना जाता है कि किया गया था। अशोक के उत्तराधिकारी के रूप में अगर हम बात करें तो एक लघु स्तंभ में एकमात्र पुत्र तीवर का नाम का उल्लेख होता है। और पुराणों में उल्लेखित दशरथ के विषय में भी पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, जो देवानाम प्रिय के नाम से उपाधि मिलता है। पुराण के अनुसार माना गया कि अशोक के बाद में कुणाल जो है शासक बना था और उसके बाद में बृहद्रथ बना। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक के रूप में बृहद्रथ को ही माना जाता है, जिसको की हत्या कर दिया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, कब 185 BC में। और एक नया राजवंश की स्थापना की थी जो था शुंग वंश। अब हम लोग इसके बारे में हम लोग अगला जो हम लोग लेसन में पढ़ेंगे वो हम लोग ही पढ़ेंगे शुंग, कण्व, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कुषाण, सातवाहन।